नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हाल ही में सीजी व्यापम द्वारा पूछे जा रहे जो लंबे प्रश्न हैं, जो नए स्तर के प्रश्न हैं, काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमको बहुत ही आसान तरीके से कैसे हल करना है, तो इस विषय पर हमने चर्चा की थी, है ना। जो बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करके और एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके हमने इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व किया था। तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रकार का एक जो प्रश्न है जो हाल ही में सीजी व्यापम द्वारा आयोजित सीजी टेट की परीक्षा में पूछा गया था, तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था। ये लोगों का कहना था, स्टूडेंट्स का कहना था कि सर ये जो प्रश्न है ये काफ़ी लेंथी था, काफ़ी लंबा था, परीक्षा हाल में इसे निर्धारित समय में हल कर पाना असंभव सा प्रतीत होता है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो घर आके भी इस प्रश्न को जिन्होंने सॉल्व किया तो उनसे भी ये जो प्रश्न है ये नहीं बना। तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट क्या था, इस प्रश्न के पीछे कहानी क्या थी और कैसे हम इस प्रकार के जो प्रश्न है इसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एलिमिनेशन मेथड और बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। सारा जो मेरा मेजर फोकस था वो एलिमिनेशन मेथड पर था, लेकिन आज के इस वीडियो में हमारा जो सारा फोकस रहेगा ये कॉन्सेप्ट पे रहेगा, कोर कॉन्सेप्ट पे, कैसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बड़े बड़े प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड तो यूज़ करना ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारा क्या हो जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट। यदि किसी भी विषय की गहराई अगर आपको पता है तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। लेकिन एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए आपको जो प्रश्न है या जो भी टॉपिक है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इस प्रश्न को मैं आपको हल करके दिखाता हूँ कि इस प्रश्न के पीछे की कहानी क्या है, क्या कॉन्सेप्ट था इस प्रश्न के पीछे, इस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रफ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि एग्जाम में पेन और पेपर के साथ आप रफली इस क्वेश्चन को कैसे बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद यदि अगर आपको मेरे जो मेथड है सॉल्व करने का तरीका सही लगे तो फिर आप वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे जो मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसे देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न को रफ में बहुत ही कम समय में कैसे हल करना है ये आपने देख लिया होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट है, इस प्रश्न की जो गहराई है उसको समझते हैं कि यहाँ पर प्रश्न में बोलना क्या चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पर ना प्रश्न में आपको परसेंटेज कंपैरिजन करने बोला है, प्रतिशत की तुलना करने यहाँ पर आपको बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग कथन दिए गए हैं, KLMNO, यहाँ पर 5 प्रकार के, यहाँ पर 5 अलग अलग कथन दिए गए हैं। फिर इस विभिन्न प्रकार के कथन में आपको क्या करना है, विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है ना। यहाँ पे विभिन्न प्रकार से आपको विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है और उसको फिर क्या करना है, आरोही क्रम में जमाना है। मतलब यहाँ पर जो भी विद्यार्थियों का प्रतिशत है हमें उसे तुलना करना है और तुलना करके क्या करना है, आरोही क्रम में हमको जमाना है। मतलब किस प्रकार की तुलना करना है, ये जो भी कथन में यहाँ पर हमारे उत्तर आएंगे उसे हमें आरोही क्रम में यहाँ पर जमाना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप अलग अलग इंडिविजुअल अगर आप हर एक स्टेटमेंट का अगर आप प्रतिशत निकालेंगे, हर एक स्टेटमेंट के लिए परसेंटेज निकालेंगे, विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालेंगे, तो इस प्रकार से हल करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी समय लग जाएगा, है ना। तो ऐसे हल करेंगे तो फिर हमारा ये जो क्वेश्चन है निर्धारित समय में हल नहीं होगा और यहाँ पर हमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्मार्ट तरीका यूज़ करेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने का जो मूल मंत्र है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये है परसेंटेज कंपैरिजन। यहाँ पर आपको परसेंटेज कंपैरिजन करना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है ना भाई। मैं हर एक पॉइंट के लिए, हर एक स्टेटमेंट के लिए इंडिविजुअल मैं परसेंट की वैल्यू नहीं निकालूंगा। मतलब प्रतिशत की अगर तुलना करना है तो अप्रॉक्स वैल्यू लेके या फिर अलग अलग तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रतिशत की तुलना कर सकते हैं, अलग अलग विद्यार्थियों के प्रतिशत की तुलना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम क्या करें, पूरा जो आंसर है हम निकालें या फिर पूरी जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर हम थोड़ा अलग तरीके से
प्रतिशत की तुलना करेंगे। तो चलिए अब हम आगे यहाँ पर ये देखते हैं कि प्रतिशत की तुलना कैसे करनी है ना भाई। मेन तो जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रश्न का मूल मंत्र क्या है, प्रतिशत की तुलना। तो यहाँ पर प्रतिशत की तुलना कैसे करनी है ये इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने कहा। तो आइए अब हम पूरा कॉन्सेप्ट ओवरऑल समझते हैं कि हम कैसे यहाँ पर परसेंटेज का कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए मैं आपको परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है और कैसे यहाँ पर हमारा जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है ये आया है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए परसेंट आपका क्या होता है, परसेंट एक प्रकार का फ्रैक्शन है, यानी परसेंट को आप एक प्रकार का फ्रैक्शन बोल सकते हैं। और यहाँ पर फ्रैक्शन आपका क्या होगा, फ्रैक्शन को आप पार्ट ऑफ होल बोल सकते हैं। यानी यदि अगर आपके पास कुल हिस्सा है तो कुल हिस्से में जो कुछ हिस्सा होगा वही आपका क्या है, फ्रैक्शन है ना। मतलब अगर आपके पास कुल भाग है, इस कुल भाग में जो कुछ भाग होगा वही आपका क्या है, फ्रैक्शन है। तो देखिए फ्रैक्शन क्या करता है, फ्रैक्शन बेसिकली दो क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन करता है ना। फ्रैक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन को आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे लिखते हैं आप। अब यहाँ पर आप जो p को, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, p का q से कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पर आप p का q से कंपैरिजन कर रहे हैं और कंपैरिजन कुछ इस प्रकार होगा कि q यदि कुल भाग है, q यदि कुल भाग है, q यदि अगर टोटल भाग है तो इस टोटल भाग में से p का कितना हिस्सा या p का कितना भाग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, यहाँ पर फ्रैक्शन में दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर यहाँ समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुल भाग 2 है, ठीक है, मेरे पास कुल भाग 2 है। अब इस 2 भाग में मेरे पास कितना भाग अवेलेबल है, 1 भाग है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि कुल भाग अगर 2 है या कुल हिस्सा 2 है, इस 2 हिस्से में मेरे पास कितना उपलब्ध है, 1 हिस्सा उपलब्ध है। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ पर फ्रैक्शन कितना है, 1/2। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास कितना भाग है, आधा भाग। मेरे पास हाफ पार्ट है, मेरे पास कितना हिस्सा है, आधा हिस्सा है। मेरे पास कितना भाग है, कुल भाग का आधा भाग है, या फिर आप बोल सकते हैं कुल भाग का आधा हिस्सा है, ठीक है। यदि टोटल पार्ट 4 है, यदि कुल भाग 4 है, तो इस 4 भाग में अगर मेरे पास 1 भाग है या मेरे पास इस 4 हिस्से का 1 हिस्सा है, तो इसका अर्थ क्या होगा, मेरे पास कितना हिस्सा है, 1/4, 1/4 पार्ट है मेरे पास, या फिर आप बोल सकते हो मेरे पास कुल हिस्से का कितना है, 1/4। तो आप ना फ्रैक्शन में इसी तरीके से आप क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। अब देखिए फ्रैक्शन से परसेंट कैसे बनता है ना, फ्रैक्शन से आप परसेंट में कैसे चेंज करते हैं। देखिए तो यहाँ पर ना परसेंट और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, परसेंट क्या करता है, यहाँ पर q की कुछ वैल्यू होगी, कुल भाग की कुछ वैल्यू होगी। सपोज 5 कुल भाग हो गया, 6 कुल भाग हो गया, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है। बट यहाँ पर परसेंट में क्या होता है, जो कुल भाग होता है हमारा 100 होता है ना। परसेंट में हम कुछ इस प्रकार से कंपेयर करते हैं, या फॉर एग्जांपल मैं p को q से कुछ इस प्रकार कंपेयर करूँगा कि q अगर मेरा 100 है तो इस 100 में p कितना है। q अगर मेरा 100 भाग है या फिर 100 इकाई है, तो इस 100 इकाई में p मेरा कितना इकाई है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम किस तरीके से डिफाइन कर देते हैं, परसेंट के तौर पे डिफाइन कर देते हैं, है ना। मतलब अगर कुल हिस्सा 100 है तो इस 100 हिस्से में मेरे पास कितना हिस्सा है, यही क्या होगा, प्रतिशत है, प्रति 100, है ना भाई। फॉर एग्जांपल अगर q को आप 100 बना दोगे तो p किस में आ जाएगा, पर 100 में आ जाएगा। मतलब किस में आ जाएगा, p पर 100 ऐसा लिखो या फिर p% ऐसा लिखो, दोनों एक ही मतलब है। तो परसेंट भी एक प्रकार का फ्रैक्शन ही है, बस फ्रैक्शन में आप p को q से कंपेयर करते हो और परसेंट में p को आप 100 से कंपेयर करते हो, या फिर ये बोल सकते हो जिससे कंपेयर कर रहे हो वो क्वांटिटी 100 बन जाती है, यानी q 100 बन जाएगा। तो q 100 बन जाएगा तो p किस में आ जाएगा, पर 100 में आ जाएगा, प्रति 100 में आ जाएगा, प्रतिशत में आ जाएगा। मतलब 100 के पीछे मेरे पास कितना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ्रैक्शन था कुल भाग 20 था, या 20 नंबर का पेपर था, टोटल मार्क्स 20 था, इसमें मेरे को 10 नंबर मिला, इसमें मेरे को 10 नंबर मिला। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो कितना आ रहा है, 10/20 आ रहा है, या फिर 1/2 बोल सकते हो। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा। मतलब मेरे पास कितना हिस्सा है, कुल भाग का आधा हिस्सा। मैंने कितना गेन किया है, कुल भाग का आधा हिस्सा या कुल भाग का आधा भाग मैंने गेन किया है, ठीक है। अब आप इसको परसेंट के फॉर्म में अगर आप इसको बोलना चाहेंगे तो यहाँ पर आप किस तरीके से बोलेंगे, कुल भाग, देखिए मैंने क्या बोला था, परसेंट में जो कुल भाग है वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, या जिससे आप कंपेयर करेंगे वो क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। तो 20 को 100 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 20 को 5 से गुणी, ऐसे 20 करके 100 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 10 है, मतलब हर 20 नंबर के पीछे अगर मेरे को 10 नंबर मिल रहा है तो 20 करते अगर ये 100 नंबर हो जाएगा तो 10 करते मेरे पास कितना नंबर होगा, या 10 करते मेरे को कितना नंबर मिल जाएगा। तो देखिए इसको मैं 5 से गुणा कर देता हूँ नीचे, तो 10 को भी 5 से गुणा कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 50 प्रति 100, ऐसे आप प्रतिशत लिखिए या फिर 50% ऐसा लिखिए,
ठीक है। तो परसेंट भी एक प्रकार का फ्रैक्शन ही है, बस यहाँ पर आप क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर में यहाँ पर जो भी आपके पास वैल्यू होती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो जिस क्वांटिटी को आप कंपेयर कर रहे हैं तो उसको आप क्या करते हैं 100 से कंपेयर करते हैं, या फिर टोटल क्वांटिटी जिससे भी आप कंपेयर करेंगे वो 100 बन जाएगा, है ना। मतलब जिससे भी आप कंपेयर कर रहे हैं किसी क्वांटिटी को, तो आप क्या करिए, जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं उसको आप 100 बना दीजिए, तो जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो किस में आ जाएगा, पर 100 में, परसेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने परसेंट का कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो देखिए ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भैया परसेंट से ही फ्रैक्शन बना है, क्योंकि परसेंट से ही आपका क्या बना है, फ्रैक्शन बना है, सॉरी परसेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन से ही आपका क्या बना है, परसेंट बना है। परसेंट एक प्रकार का फ्रैक्शन ही है। तो यहाँ पर ना हम क्या करेंगे, पूरे हर बार परसेंट ना निकाल के सिर्फ फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। आपने फ्रैक्शन टॉपिक पढ़ा होगा, और जब भी आपने फ्रैक्शन टॉपिक पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने फ्रैक्शन को कंपेयर किया होगा। आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जहाँ पर आपको फ्रैक्शन को कंपेयर करने बोलता है, आरोही अवरोही क्रम में जमाने बोलता है। तो हम क्या करेंगे, केवल हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़, जितने भी कथन दिए हैं, वहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, क्योंकि फ्रैक्शन से ही आप परसेंट बनाओगे, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जितनी भी फ्रैक्शनल वैल्यू है सबको कंपेयर करेंगे, और जो भी फ्रैक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे पास परसेंटेज ज़्यादा होगा, है ना भाई। अगर जहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू ज़्यादा आएगी तो वहाँ पे परसेंटेज भी आपका ज़्यादा होगा, पास परसेंटेज बोल रहा हूँ, विद्यार्थियों का प्रतिशत ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल एक 1/4 मतलब कितना प्रतिशत हो गया आपका, 25% हो गया, 1/4। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पर एक फ्रैक्शन है 1/4 कितना है आपका, 25% है, ठीक है। फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/4 है और परसेंट में चेंज करूँगा तो 25% हो जाएगा। अब मेरा जो 3/4 है, 3/4 मेरा 1/4 से बड़ा है ना भाई। अगर मैं 3/4 लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, 1/4 से बड़ा है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा है तो परसेंट भी यहाँ पर ज़्यादा आएगा। तो 3/4 मतलब कितना हो जाएगा, 75%। तो यहाँ पर ना जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पे आपको परसेंटेज भी क्या मिलेगा, परसेंट की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो हमको हर एक कथन के लिए इंडिविजुअल परसेंट नहीं निकालना है, हम बस जो फ्रैक्शन बनाएंगे परसेंट निकालने के लिए उस फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर इससे हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर फ्रैक्शन बनाता हूँ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करके, या फिर p/q के फॉर्म में मैं यहाँ पर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी ना, हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, जिससे आप कंपेयर करोगे। जैसा कि मैंने अभी बोला कि फॉर एग्जांपल 20 नंबर का पेपर है, 20 के पीछे मेरे को 10 नंबर मिला है, या मेरे को मैंने 10 अंक प्राप्त किए हैं प्रति 20, तो भैया अभी 10 कंपेयर किससे हो रहा है, 20 से हो रहा है। अब 100 बनाओगे तो इसी को बनाओगे ना, क्योंकि मैंने क्या कहा था, परसेंट आपका क्या है, परसेंट में आप क्या करते हो, जिससे भी आप कंपेयर कर रहे हो या जो भी आपका टोटल पार्ट रहता है आप उसको 100 बना देते हैं। तो भैया जिससे कंपेयर हो रहा है वो 100 बन जाएगा। तो इसीलिए ना जिससे भी कंपेयर करोगे वो हमेशा यहाँ पर नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि इसी को आप क्या बनाओगे, 100 बनाओगे। भाई प्रति 100 बोलोगे तो नीचे वाला ही तो 100 बनेगा ना। तो डिनोमिनेटर में हमेशा ऐसी वैल्यू आएगी जिससे आप कंपेयर करोगे। एक क्वांटिटी को जब आप दूसरे क्वांटिटी से कंपैरिजन करते हो तो जिससे कंपेयर करोगे वो हमेशा नीचे आएगा। और फ्रैक्शन और परसेंटेज दोनों क्या है, दोनों आप बोल सकते हो एक प्रकार से दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन है। तो यहाँ पर देखिए हमेशा जिससे कंपेयर करेंगे वो डिनोमिनेटर में आएगा, और जिसको परसेंट में चेंज करना है वो ऊपर आएगा। जिसको परसेंट में चेंज करना है, जिसको परसेंट में चेंज करना है वो आपका ऊपर आएगा। फॉर एग्जांपल p को मैं q से कंपेयर कर रहा हूँ, भैया q 100 बन जाएगा तो p पर 100 हो जाएगा ना। तो फिर आप p को इस तरीके से भी लिख सकते हो, p/100, या फिर p% लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर जिससे भी कंपैरिजन हो रहा है या जिसको भी 100 बनाना है वो नीचे आएगा। अब नीचे वाला अगर 100 बन जाएगा तो ऊपर वाला प्रति 100 में आ जाएगा। तो इसीलिए ना ध्यान रखना कि जिसको परसेंट में चेंज करना है या जिसको कंपेयर करना है वो ऊपर आएगा, जिससे कंपेयर करना है वो नीचे आएगा। बस इसके बाद फिर अगर आप इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे तो कभी भी आप परसेंट निकालेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालता हूँ तो प्रॉफिट परसेंट में फॉर्मूला लगाता हूँ P/CP इंटू 100 वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में जब आप परसेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी आप इतना समझिए, अभी आपको जितना मैं समझा रहा हूँ उतना आप समझिए। देखिए प्रॉफिट को CP से कंपेयर किया जाता है, इसलिए CP नीचे में है डिनोमिनेटर में। प्रॉफिट को परसेंट में चेंज करना, देखिए P%, इसलिए P क्या है हमारा प्रॉफिट न्यूमरेटर में,
ठीक है। मैं डिस्काउंट परसेंट निकालता हूँ, डिस्काउंट को मेरे को यहाँ पर डिस्काउंट को मैं किससे कंपेयर करता हूँ, मार्क प्राइस से, क्योंकि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है तो मार्क प्राइस न्यूमरेटर में आता है। और डिस्काउंट जिसको परसेंट में चेंज करना है वो ऊपर आएगा, तो डिस्काउंट को परसेंट में चेंज करते हैं इसलिए डिस्काउंट ऊपर आता है ना। तो इस प्रकार से जब भी आप परसेंट निकालेंगे तो जिस क्वांटिटी को 100 बनाना है उसको नीचे रखना है, ठीक है। और ये इंटू करते हो ना, ये नीचे वाले को 100 बनाने के लिए ही आप इंटू करते हो। इसको मैं बता दूंगा लेकिन बहुत डिटेल हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। जिसको भी और डिटेल में जानना है आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका सारा कॉन्सेप्ट परसेंट को और डिटेल में एक अलग से वीडियो में बता दूंगा। अभी फ़िलहाल मेरा उद्देश्य है इस क्वेश्चन को सॉल्व कराना, ठीक है। तो देखिए 20% प्रॉफिट का मतलब भी यही होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि 20% प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 100 रुपये के पीछे, है ना। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर परसेंट भी एक प्रकार का फ्रैक्शन है जिसमें आपका जो डिनोमिनेटर है, या फिर आप P/Q के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जो Q है ये मेरा कितना हो जाएगा, या टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 100, ठीक है। तो ऊपर वाला किस में आ जाएगा, परसेंट में। तो इस तरीके से जो पूरा है परसेंट का कॉन्सेप्ट है। तो फ्रैक्शन से ही क्या बना है आपका परसेंट। तो हम क्या करेंगे भैया, फ्रैक्शन निकालेंगे और फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे, और फ्रैक्शन को कंपेयर करने के बाद जो भी फ्रैक्शन हमारा बड़ा होगा छोटा होगा उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे, आरोही क्रम में अरेंज करेंगे, और इस तरीके से हम ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको पूरा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको आगे प्रोसीड करना है। तो चलिए हम अब क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा देखिए, क्वेश्चन में चलने से पहले एक बात और, यहाँ पर मैं आपको फ्रैक्शन को कंपेयर करने के भी कुछ तरीके बता देता हूँ जिस तरीके से आप फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए ये ना ये जो परसेंट कंपेयर करने वाला ये अपने तरीके का पहला क्वेश्चन नहीं है। इससे पहले भी ERMS में और कुछ एग्जाम्स में परसेंटेज कंपेरिजन का क्वेश्चन आते रहा है, मतलब अक्सर पूछा जाता है ना भाई। इस तरीके से जो प्रश्न है अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करेंगे। देखिए एक तो यदि आपका डिफरेंस सेम हो जाए, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, अगर यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है, जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंस सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में जो वैल्यू बढ़ी है या डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बढ़ी है वही फ्रैक्शन आपका क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है। अब तीनों में 1 का डिफरेंस है। अब या तो आप न्यूमरेटर को देख लो या डिनोमिनेटर को देख लो। तो न्यूमरेटर में देखूंगा तो सबसे बड़ा 3 है, तो जो 3/4 यहाँ पर होगा हमारा, ये जो फ्रैक्शन है यही क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, इसकी वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, है ना। और या फिर आप डिनोमिनेटर को देखेंगे तो 4 बड़ा है सबसे डिनोमिनेटर में, तो ये जो 3/4 है ये क्या होगा, ये जो फ्रैक्शन है सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर ना EMRS का जो पेपर हुआ था अभी हाल ही वाला नहीं, इसके पिछले बार वाला, तो वहाँ पर ना इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन पूछा था। वहाँ पर आपको परसेंट कंपैरिजन करना था, पास परसेंटेज पूछा था कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा पास परसेंटेज होगा। तो इस तरीके से ना वहाँ पर भी इसी तरीके का लॉजिक लगा के आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते थे। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये इस प्रकार का पहला क्वेश्चन नहीं है, और भी एग्जाम में पूछ चुका है। तो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को देखेंगे फिलहाल आप, तो हमारे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको बेस सेम मिलेगा। 2 कथन का, कुल 4 कथन है, तो 4 कथनों में से 2 कथन का बेस सेम है और फिर और 2 कथन का बेस सेम है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/4 और मेरे पास दूसरा फ्रैक्शन है 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, या फिर आप बोल सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, या जिससे कंपेयर कर रहे हो वैल्यू सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू बड़ी होगी वही फ्रैक्शन क्या होगा, उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू भी ज़्यादा होगी। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसका फ्रैक्शनल वैल्यू भी ज़्यादा होगा। ऐसे दोनों 4 और 4 दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब 3 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर 3/4 क्या होगा, 1/4 से बड़ा होगा। तो बेस सेम होगा, तो या फिर आप बोल सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसका फ्रैक्शनल वैल्यू भी ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके से भी आप कंपेयर कर सकते हो। और हमारे इस प्रश्न में आप देखेंगे तो आपको कुल 4 कथनों में से 2 कथन का जिससे कंपेयर कर रहे हैं जो बेस है वो 2 कथन का सेम दिया है, फिर और 2 कथन का और सेम दिया। मतलब यहाँ पर हमको 2 पेयर मिल रहा है, टोटल 2 कथनों का 2 पेयर मिल रहा है। 2 कथन का बेस सेम है, फिर अगले पेयर में 2 कथन का बेस सेम है। तो इस तरीके से आप कंपेयर करते ना तो आपको परसेंटेज कंपैरिजन करने में बहुत आसानी होती और ये क्वेश्चन बहुत ही कम समय में हल हो जाता, आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसी को यही कॉन्सेप्ट लगा के, जो बेस सेम वाला है या डिनोमिनेटर सेम वाला है, कॉन्सेप्ट लगा के हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पर अगर आप सारे कथनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दो कथन का बेस सेम मिलेगा, जैसे है ना। जैसे देखिए यहाँ पर बोला 1988 के कुल विद्यार्थियों में से, है ना भाई। यहाँ पर कंपेयर किससे कर रहा है? 1988 के कुल विद्यार्थी से। 1988 के विज्ञान में महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत, मतलब यहाँ पर कंपैरिजन किससे हो रहा है? 1988 के कुल विद्यार्थियों से। उसके बाद पॉइंट ओ देखेंगे ना, यहाँ पर भी 1988 के कुल विद्यार्थियों में से 1988 के कला संकाय के पुरुष विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो यहाँ पर भी कंपेयर किससे हो रहा है? 1988 के कुल विद्यार्थियों से। तो जब आप फ्रैक्शन बनाएंगे ना तो ये 1988 वाला नीचे आएगा आपका, है ना। अगर आप फ्रैक्शन बना के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1988 की जो भी वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर में आएगा। तो दोनों का बेस सेम है, यानी कंपैरिजन पॉइंट सेम है दोनों का, या दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो फिर न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग आप कंपेयर कर सकते हैं। जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू ज़्यादा होगी, उसका फ्रैक्शन ज़्यादा आएगा, है ना। देखो तो इस तरीके से। और दूसरा देखो कि तीनों वर्षों के कुल विद्यार्थियों की संख्या में, यहाँ भी एन को भी देखोगे तीनों वर्षों के कुल विद्यार्थियों में से, मतलब यहाँ पर भी जब कंपेयर कर रहे हैं, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा क्लियर करना था कि जनसंख्या तीनों वर्षों का अलग अलग बोला है या फिर टोटल 3 वर्ष का बोला है। क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ती है, जनसंख्या जो बढ़ता है वो सक्सेसिव तरीके से बढ़ता है, क्रमवार तरीके से परिवर्तन होता है उसमें, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट हो जाता है कि अगर जनसंख्या क्रमवार तरीके से बढ़ेगा तो फिर तीनों वर्ष का इंडिविजुअल कैसे पूछेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो 1987 का अलग बोला है, 88 का अलग बोला है, फिर तीनों वर्षों के कुल बोला है। तो यहाँ पर ना ये बोलना चाह रहा है कि तीनों वर्षों का जो कुल मान है अलग अलग। जब आप जनसंख्या को क्रमवार तरीके से बढ़ाएंगे तो तीनों वर्षों का जो कुल मान है, मतलब एक बार 1986 का, फिर 87 का, फिर 88 का, तो इन तीनों का जो कुल मान है उससे कंपेयर किया जा रहा है ना। मतलब 1986 की कुछ वैल्यू आएगी, 87 की कुछ वैल्यू आएगी, 88 की कुछ वैल्यू आएगी, तीनों को सम कर दोगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उससे कंपेयर किया गया है। लेकिन हमको तो बेस से मतलब है नहीं, ये सब हमको कैलकुलेट करना नहीं है, केवल हमको न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। क्योंकि बेस सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर को हम कंपेयर करेंगे। उसके बाद जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू भी ज़्यादा आएगी, वहाँ पर परसेंटेज भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर काम आसान हो जाता है। चलिए मैं इसको पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। पहले जो दिया है स्टेटमेंट, जो स्टार्टिंग में दिया है उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर लेता हूँ। आप चाहें तो जिसका बेस सेम है उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली, मेरे को यहाँ पर के और एल दिख रहा है तो स्टार्टिंग में दिया है उससे एक बार मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब आप ऑप्शन भी देखेंगे ना तो जो बेस सेम है, जैसे एम और एन का बेस सेम है, तो यहाँ पर एम और एन और दो ऑप्शन में एम एन फिर एन ओ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऐसे एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चलिए मैं प्रश्न को प्रोसीड करने के लिए मैं डायरेक्टली के और एल से चेक कर सकता हूँ। आप चाहें तो वैसा भी चेक कर सकते हैं, उससे भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। भले के और एल में बेस सेम नहीं है, लेकिन चलिए मैं आपको बेस सेम करके इसका दिखा देता हूँ। 1987 के कुल विद्यार्थियों में से 1986 की कुल महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत, मतलब 1987 के कुल विद्यार्थियों में से। तो कंपैरिजन किससे होगा? 1987 के कुल विद्यार्थियों में से। देखिए के वाले पॉइंट को क्या बोला है, 1987 के कुल विद्यार्थियों से कंपैरिजन होगा। एल वाले का कंपैरिजन किससे होगा फिर? 1988 के कुल विद्यार्थियों में से। तो ये 1988 के विद्यार्थियों से इसका कंपैरिजन होगा। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर के वाले पॉइंट में बोला गया है कि 1987 की कुल विद्यार्थियों में से 1987 की कुल महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत। अब 1987 में महिला विद्यार्थी कितनी थी? देखो 1986 में यहाँ पर बोला है 1986 में कुल महिला विद्यार्थी 1000 थी और 1987 में 12% की वृद्धि हो गई। तो 1987 में कुल जनसंख्या कितना होगा महिला का? 1000 में 12% आपका बढ़ेगा या 12% का वृद्धि होगा तो कितना आ जाएगा? 1020। 1000 इंटू 112% तो 1020। अब जब एल की बात करोगे 1988 के कुल विद्यार्थियों में से 1988 की विज्ञान में महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो 1988 में विज्ञान की महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो महिला विद्यार्थियों में विज्ञान पढ़ने वाली 1986, 1987 और 1988 में क्रमशः 325, 396 और 473 थी। तो यहाँ पर ना महिला विद्यार्थी में विज्ञान पढ़ने वाली महिलाओं का यहाँ पर कितना दिया है, संख्या कितना दिया है? 473। तो ये हो जाएगा 473,
है ना भाई। देखिए आप बोलेंगे कि मैं न्यूमरेटर में 1120 क्यों लिखा हूँ, 100 न्यूमरेटर में 1120 क्यों लिखा हूँ और 473 न्यूमरेटर में क्यों लिखा हूँ। भाई देखिए जब आप परसेंट निकालेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा था, जिसको परसेंट में बदलना है वो न्यूमरेटर में आएगा, जिससे कंपेयर होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी जिसको परसेंट में बदलना है न्यूमरेटर में आएगा, जिसको डिनोमिनेटर में बदलना है, जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आएगा, है ना। जिसको कंपेयर कर रहे हैं, जिसको परसेंट में बदलना है वो न्यूमरेटर में आता है, और जिससे कंपेयर होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। अब देखिए अगर मैं 1980, अब बेस तो सेम नहीं है, तो ये 1987 है तो इसको भी 1988 में ले जाऊंगा। इसको मैं 1988 में जब ले जाऊंगा, यहाँ पर इसको मैं 1988 में ले जाऊंगा, तो और यहाँ पर मेरे को जनसंख्या में वृद्धि करना पड़ेगा, 8% का वृद्धि, है ना भाई। तो 8% का वृद्धि करना पड़ेगा, मतलब 97 को यहाँ डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को 108% का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। भाई 1987 में जो भी जनसंख्या थी, अब उसमें 8% की वृद्धि हो गई है, तो उसमें आप 108% का मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो नीचे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो यहाँ पर ना जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो ये स्टेप मैंने नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था कि भैया नीचे मैं कुछ मल्टीप्लाई करूँगा वैल्यू बढ़ेगी, तो नीचे को कुछ परसेंट बढ़ाना है डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी कुछ परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो भैया न्यूमरेटर को कुछ परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो वैल्यू 1120 से और ज़्यादा आएगी। जो भी वैल्यू है वो 1120 1100 से और ज़्यादा आएगी। और जब आप इसको कंपेयर करेंगे, फिर एल वाले का न्यूमरेटर कम है, के वाले का न्यूमरेटर ज़्यादा है ना भाई। चलो इसको मान लो मैंने 1987 को मैं 1988 में ले गया बढ़ा के, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, 1120 से और ज़्यादा आ जाएगी। अब दोनों का बेस सेम हो जाएगा, तो दोनों का बेस सेम हो जाएगा, तो कंपेयर करोगे तो भैया एल का कितना है 473, एल का 473, के का 1120 से और ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब एल के बाद के आएगा। जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो एल वाले का कम आएगा क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, और के वाले का ज़्यादा आएगा क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। तो एल के बाद के आएगा, तो भैया एल के बाद के आएगा, तो यहाँ पर आप क्या करो, के बाद एल वाला काट दो, के बाद एल दिया है तो ये तो हो नहीं सकता ऑप्शन है ना भाई। प्रश्न में बोला है कि आरोही क्रम में जमाना है, तो एल के बाद के आ रहा है, तो तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा, जो भी हम सीक्वेंस में अरेंज करेंगे उसमें एल के बाद के आएगा। तो यहाँ के बाद एल है, काट दो, यहाँ पर भी के बाद एल है, इसको काट दो, ठीक है। यहाँ एल के बाद के है ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में भी आपका एल के बाद के है। अब आंसर होगा तो या तो सी होगा या तो डी होगा, दो ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया है। अब सी और डी को भी कंपेयर कर लेते हैं, सी और डी को भी कंपेयर कर लेते हैं। देखो सी और डी में आपको कौन सा ऑप्शन लेना आपके लिए सूटेबल रहेगा। देखिए एल के तो आप कर चुके हो, नहीं ले सकते, एम ओ दिया है, यहाँ भी एम के बाद ओ दिया है, तो आप जब देखेंगे ना एम और एन को देखेंगे, एम और एन दिख रहा है, यहाँ पर आपको एन और एम दिख रहा है, देखिए एम दिख रहा है, एन दिख रहा है, और फिर यहाँ एन के बाद एम दिख रहा है, ठीक है। और एम और एन का आप देखेंगे तो एम और एन का बेस सेम है, तो एम और एन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहेगा। अगर ओ को लूँगा तो ओ का बेस यहाँ पर चेंज हो गया है ना, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा सूटेबल लग रहा है कि आप एम और एन को सॉल्व कर लीजिए, तो एम के बाद एन आ जाएगा और एक ऑप्शन में एन के बाद एम है। तो इससे अगर हमको एम और एन का सीक्वेंस पता चल जाता है तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, एम का क्या दिया है 3 वर्षों के कुल विद्यार्थियों की संख्या, एन का भी क्या दिया है 3 वर्षों के कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो भैया दोनों का बेस सेम है, तो डिनोमिनेटर को लिखने का या फिर बेस को लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। एम में बोला है कि संख्या में से 1986 की महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत। 1986 में महिला विद्यार्थी कितनी है, 1000। देखो यहाँ पर दिया है 1986 में महिला विद्यार्थी कितना है, 1000, मतलब यहाँ पर एम वाले पॉइंट का न्यूमरेटर क्या आएगा 1000। और फिर एन में क्या बोला है 3 वर्षों के कुल विद्यार्थियों में से 3 वर्षों के पुरुष विद्यार्थियों का प्रतिशत। अब देखिए यहाँ पर भी ना क्लियर नहीं किया है कि भैया 3 वर्षों के मतलब आपको अगर जनसंख्या सक्सेसिव तरीके से बढ़ा तो अंतिम वर्ष का पूछा है, या हर एक इंडिविजुअल जो वर्ष का है 86, 87 और 88, इसकी जो वैल्यू है इसका सम पूछा है, या इसकी वैल्यू इन तीनों के सम से कंपेयर करना है। तो फिर भी हम अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर लगा लेते हैं, है ना। और अगर मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट से देखूँ तो 3 वर्षों के पुरुष विद्यार्थी बोला है, तो भैया टोटल 3 ईयर्स का आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ
कि मेरा 3 वर्षों के पुरुष विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। मेरे को यानी न्यूमरेटर मेरा क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में 3 वर्षों के पुरुष विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो 3 वर्षों के पुरुष विद्यार्थियों की संख्या मेरा क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो भैया 1986 में कितना था जनसंख्या पुरुष का, देखो 1986 में कुल विद्यार्थी 6500 थे और 1986 में महिला विद्यार्थी कितने थे, 1000। 1986 में कुल विद्यार्थी 6500 और महिला विद्यार्थी 1000। तो माइनस करोगे तो 1986 में कुल पुरुष विद्यार्थी कितने हुए, 5500। भाई 6500 कुल विद्यार्थी है, 1000 महिला विद्यार्थी है 1986 में, तो 1986 में पुरुष विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 5500। माइनस कर दो। अब मैं जब इस जनसंख्या को बढ़ाऊंगा, भैया तो 1986 का है, तो 1987 में कुछ परसेंट बढ़ा होगा, 1988 में भी कुछ परसेंट बढ़ा होगा। देखो 1987 में 8% का वृद्धि हुआ, फिर 88 में 10% का वृद्धि हुआ। तो भैया यहाँ पे जब वृद्धि होगा तो जनसंख्या 5500 से और ज़्यादा आ जाएगा, 5500 से और बढ़ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जो 3 वर्षों के पुरुष विद्यार्थी का प्रतिशत बोला, तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या आएगा, 5500 प्लस 5500 से और ज़्यादा आएगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का जो बेस सेम है, तो भैया इसका मतलब क्या होगा, m है, m के बाद क्या आएगा, n, m के बाद क्या आएगा, n। क्योंकि भैया जिसका न्यूमरेटर कम है उसका प्रतिशत कम आएगा, जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा है उसका प्रतिशत ज़्यादा आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो m के बाद n आएगा। चेक कर लेते हैं दोनों ऑप्शन से, अब सी और डी से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सी में क्या, डी में क्या दिया है, n के बाद m, तो n के बाद m तो हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, m के बाद n आएगा, इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी। यही ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ना इस प्रश्न का मूल मंत्र ये था कि अगर आपको परसेंट कंपैरिजन करना है तो आपको पूरी परसेंट की पूरी वैल्यू नहीं निकालनी है। परसेंट की पूरी वैल्यू निकालोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, परसेंट को अगर आपको कंपेयर करना है तो परसेंट किससे बना है, फ्रैक्शन से। तो जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पर परसेंटेज भी ज़्यादा होगा। तो आप ना फ्रैक्शन को कंपेयर करके, जो भी फ्रैक्शन आएगा उसको कंपेयर करके आप आसानी से किस विद्यार्थी के लिए परसेंट ज़्यादा है, किसके लिए कम है, या फिर अगर आपको परसेंट को कंपेयर करना है तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और EMRS के पेपर में भी जो इसी तरीके का एक प्रश्न आया था, बोला था कि पास परसेंटेज कहाँ पे ज़्यादा है। तो जो भी हम वहाँ पर फ्रैक्शन बना रहे थे कि पास अपॉन टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट इंटू 100 है ना भाई, ये आप परसेंट निकालते हैं इस तरीके से। तो पास अपॉन अपीयर्ड करके आप जो फ्रैक्शन बना रहे थे वहाँ पे जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू ज़्यादा होती वहाँ पे पास परसेंटेज ज़्यादा होता। तो इस तरीके से ना वहाँ पर भी आप सॉल्व कर सकते थे। तो ये कोई एकदम नया प्रश्न नहीं है कि पहली बार पूछ रहा है। हाँ, थोड़ा सा डाटा लेंदी था, बट इसका मूल मंत्र यही था कि आपको सारी चीज़ें बेस से कंपेयर करनी है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत टफेस्ट क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अब जो लेटेस्ट क्वेश्चन आएंगे एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके से आएंगे। पूरे डीप कॉन्सेप्ट में आपको जाकर, पूरे कॉन्सेप्ट में आपको डीप जाके पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअल तरीके के क्वेश्चंस आएंगे अब, है ना। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मेरा जो मेजर फोकस रहेगा अब आज के इस वीडियो में वो किस पे रहेगा, कॉन्सेप्ट पे, है ना। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉन्सेप्ट से रिलेट करके क्वेश्चन को पूछा है। जिस भी व्यक्ति को परसेंट का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पता हो तो उससे ये प्रश्न बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा।